आज हम लोग सीबीएसई के सैंपल पेपर को डिस्कस करते हैं। आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम नवंबर में है और आपको पता है कि सारा जो है एमसीक्यू आएगा और क्वेश्चन का कैसा फ्रेमिंग होगा। तो आज हम लोग जो सीबीएसई ने इशू किया हुआ है सैंपल पेपर, उसी को डिस्कस करते हैं और उसी से सीबीएसई की माइंड को रीड करने का प्रयास करते हैं, जो कैसा पेपर बनाएगा और आपको आगे कैसी तैयारी करनी है। तो स्क्रीन पर आप देखो, सबसे पहले यहाँ सैंपल पेपर आपको दिख रहा है बगल में। तो सैंपल पेपर में देखो क्या है, यहाँ पर सबसे पहले देखो टाइम अलाउड कितना है आपको। तो टाइम जो अलाउड हो रहा है वो 90 मिनट्स का है, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे करना है, देखो कुल मिलाकर 3 सेक्शन बन रहे हैं, ए बी और सी। इस पार्ट इज कंपलसरी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे, 20 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, लेकिन करने होंगे आपको 16 क्वेश्चन, कोई भी 16, आपको एनी 16 आउट ऑफ 20 करने हैं। तो ये यहाँ लिबर्टी है कि सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको, केवल उसमें से 16 क्वेश्चन ही करने हैं। इसी तरह सेक्शन बी है, उसमें भी 20 क्वेश्चन रहेगा और करने कितने होंगे आपको, 16 क्वेश्चन। सेक्शन सी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये, जिसमें 2 केस स्टडी होगा, हर एक में 5 क्वेश्चन होंगे। तो कुल 10 क्वेश्चन है और 4 करने होंगे, 8 क्वेश्चन आपको इसमें से करने हैं। क्वेश्चन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सभी क्वेश्चन एक ही नंबर के हैं, 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हैं। तो अब ऐसे में आपको क्या करना होगा, इंपॉर्टेंस देना होगा। एक क्वेश्चन पर 2 मिनट्स का एवरेज आपका बैठ रहा है, 2 मिनट आप बहुत ज्यादा कर सकते हो। तो इसमें करना है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ईजी होंगे, जिसको आप उसका समय निकाल बचाकर किसी और उसमें लगा सकते हैं। क्योंकि सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, तो नियर अबाउट डिफिकल्टी लेवल सबकी एक जैसी होगी, कॉन्सेप्ट सबका अलग अलग हो सकता है। और तो इस क्वेश्चन में हम सारे क्वेश्चन को एक 1 बाय 1 लेते हैं और ट्राई करते हैं कि कैसा है, क्या सोच के सीबीएसई बना रहा है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिख रहा है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब देखो इसके 4 ऑप्शन है, 1/2, 1/3, -1 और 1, ये 4 ऑप्शन है यहाँ पर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, पहले तो देखो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही कोर्स में है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर ये क्वेश्चन बनेगा और निश्चित बनेगा, कंफर्म आप मान के चलो ये क्वेश्चन बन रहा है ये। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले साइन इनवर्स -1/2 को सॉल्व कर लेना है। तो ये क्या है, आपको पता है कि साइन इनवर्स -1/2 को हम लोग मान लेते हैं थीटा, फिर देखेंगे साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1/2। अब यहां से यह ध्यान रखना होगा कि साइन का जो रेंज है वो कहां से कहां तक है, -2 से π/2, इस रेंज में है। तो जो भी थीटा की वैल्यू आप निकालोगे वो इसी रेंज में होगा। वैसे तो साइन थीटा आपको पता है कि एएसटीसी रूल अगर आप अप्लाई करोगे, निगेटिव कहाँ कहाँ होगा, तो निगेटिव एक तो 3rd क्वाड्रेंट में होगा और 4th क्वाड्रेंट में साइन। लेकिन अगर आप इसमें जाओगे तो ये पाई से 2π है और आपका जो रेंज है -π/2 से π/2, तो उसमें आया नहीं कि इधर जाने की जरूरत नहीं। आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस, यहाँ 1/2 कब होता है, साइन π/6 साइन 30 डिग्री, तो यहाँ आप लिख सकते हो साइन π/6, ठीक है। तो अब इस आपको पता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मीन्स इस माइनस को हम अंदर ले जा सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -π/6, सो थीटा इक्वल टू -π/6, ये आंसर आया। अब आपको ये भी चेक करना है कि ये इस रेंज में है कि नहीं है। तो भाई ये -π/6 इस रेंज में है। तो अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से देखा जाए तो ये एक तरह से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, प्योर एनसीईआरटी का एक तरह से क्वेश्चन है। और इसमें क्या जानना चाहता है, वो जानना चाहता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के एएसटीसी रूल या साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आपको मालूम है कि नहीं है।
साथ ही साथ ये भी जज करना चाहता है क्या आपको रेंज पता है कि नहीं, इस रेंज में आपको क्वेश्चन लाना है। ये थीटा इक्वल टू -5/6 सिर्फ इतने का आंसर आया, देखो ध्यान दो, केवल इतने का आंसर आया। अभी आगे क्वेश्चन है इसमें, तो ये साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू -5/6 हो गया, तो आगे फाइनल आंसर निकाल दिया जाए तो साइन π/3 -π/6 ये हो जाएगा साइन, दोनों ऐड हो जाएंगे π/3 प्लस π/6 π/2 और साइन π/2 की वैल्यू हो जाएगी 1। इसमें ऑप्शन में देखो ऑप्शन डी सही है। तो कई चीजों को इसमें जज कर लिया गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन बने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का आपको क्या करने हैं, आपको एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है और साथ ही साथ जो डोमेन दिया हुआ है और रेंज दिया हुआ है अच्छे से उसको याद करना है, साइन इनवर्स से लेकर कोसेक इनवर्स तक। थोड़ा बहुत आपको ट्रिग्नोमेट्री तो अच्छे से आना ही चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, एनसीईआरटी लगाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन लगा डालिए। आपको यही एडवाइस हमेशा रहेगा हमारी तरफ से कि एनसीईआरटी लगाइए और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर भी लगाते रहिए। ये पहला क्वेश्चन बहुत आसान था और इतना समय आपको लगेगा नहीं जितना समय अभी लगा। आपको आता रहेगा सीधे साइन इनवर्स -1/2 आपको पता है। पहले 1/2 सोचो कब होगा, 1/2 π/3 होगा, फिर उसको π/6 पर होगा, और फिर जैसे ही आपको पता चल गया तो माइनस है तो -π/6 हो जाएगा यहाँ से आंसर, और जैसे ही -π/6 होगा π/3 माइनस प्लस π/6 और इसको आप करोगे π/2। मतलब इतना समय लगाने की जरूरत है नहीं, आपको समझाने के लिए समय लगा रहे हैं। आप इसको कम से कम समय, देखो ध्यान रखो 2 मिनट से ज्यादा समय देना ही नहीं किसी क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एफ डिफाइन f(x) इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन x sin x when x नॉट इक्वल टू 0, 1/2 when x इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। कंटिन्यूटी में कैसे क्वेश्चन बनेगी, एक तो बनेगा कि कंटिन्यूअस की नहीं है या किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। दूसरा टाइप ये है जिसमें एक अननोन फैक्टर के है या ए है या बी है, इस टाइप से रहेगा और क्वेश्चन ऑलरेडी दिया रहेगा कंटिन्यूअस है। तो आपको पता है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन कंटिन्यूअस एट x is equal to a, then limit x tends to a f(x) is equal to fa, means limiting value is equal to functional value। ठीक है। अब इसमें क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन पीस वाइज फंक्शन होता है, कभी कभी डायरेक्ट लगाना होगा। तो अगर इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन है या पीस वाइज क्वेश्चन है तो आपको एलएचएल, तब आपको क्या निकालना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ, ये निकालना होगा। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको ये पीस वाइज फंक्शन है नहीं, इसमें ऑलरेडी कंटिन्यूअस है और x इक्वल टू 0 पर चेक करना है। तो आपको पता है कि ऐसे में क्या करना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इज इक्वल टू f(0) और इसको फिर सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां देखो f(x) की वैल्यू 1 माइनस cos kx 1 माइनस cos kx अपॉन x sin x। ठीक है। क्या करना होगा, और इज इक्वल टू f(0), और यहाँ देखो f(0) की वैल्यू क्या है, यहाँ f(0) की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 1/2, तो ये तो डायरेक्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 हो गया। एकदम डायरेक्ट इस पर बेस्ड है, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू f, इसमें कुछ है नहीं, कंटिन्यूटी ऑलरेडी है ये क्वेश्चन। अब इसमें लिमिट आपको अच्छे से आना चाहिए, पिछले साल आप लिमिट पढ़े हो, इस साल भी आपको पढ़ा गया है, तो आप इसको जानते रहो। यहाँ देखो 1 माइनस cos kx है, तो हाफ एंगल ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगा सकते हो यहाँ पर। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर kx/2, ये 1 माइनस cos x हो गया अपॉन x sin x, और इधर क्या चलेगा 1/2 रहेगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, लिमिट
का फार्मूला है साइन थीटा अपॉन लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 होती है, उसमें इसको चेंज करने का आप कोशिश करिए। तो ये होगा लिमिट x टेंस टू 0 टू, यहाँ देखो साइन के एक्स बाई 2 है, अपॉन में भी क्या कर दो के एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, होल स्क्वायर होगा तो क्या बैलेंस नहीं है, पहले देखो साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 यहाँ से आ जाएगा, बट यहाँ से नई चीज क्या आ जा रही है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4, तो इसको आप बैलेंस कर दो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब अपॉन में होल अपॉन में क्या चलेगा, होल अपॉन में पहले से क्या है एक्स है साइन एक्स, ध्यान दो जब आप लिमिट लगाओगे तो ये वाला ब्रैकेट के अंदर जो है 1 हो जाएगा। फार्मूला क्या है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, इस फार्मूले को हम लोग यूज कर लेंगे। तो ये 1 हो गया। यहां से क्या क्या बच रहा है देखो, पहले एक तो ये देखो ये 2 है, ये 4 कैंसिल होगा, ठीक। यहां से एक x है, एक x कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचा क्या के स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, और यहां से साइन एक्स ऊपर x बचा। तो फिर से इसको आप लिख सकते हो के स्क्वायर एंड इज इक्वल टू क्या है 1/2, ये तो चलेगा ही। फिर क्या हो जाएगा ये देखो के स्क्वायर बाई 2 ऊपर बचा x और नीचे साइन एक्स, तो इसको लिख सकते हो 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स, या आप x अपॉन साइन एक्स भी रहने दो तो लिमिट में 1 ही होगा। फिर आप यहाँ पर अगर अगेन लिमिट ले लोगे लिमिट x टेंस टू 0 और इज इक्वल टू यहाँ 1/2 है, तो ये पूरा फिर से 1 हो जाएगा, ये पूरा आपका फिर फार्मूला लग जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा के स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1/2, 2 कैंसिल, के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। अब ऑप्शन में आओ, ऑप्शन में देखो क्या कह रहा है के की वैल्यू द वैल्यू ऑफ के वेयर के इज लेस देन 0, ध्यान देना है आपका वैल्यू तो प्लस माइनस 1 आ गई, प्लस माइनस 1 में हमको प्लस 1 नहीं लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा के की वैल्यू लेस देन 0, फिर फंसा दिया यहाँ पर। अगर इस बात को ध्यान नहीं दोगे तो फिर आप प्लस माइनस 1, यहाँ एक ऑप्शन ऑलरेडी है जो आपने निकाला हुआ है और आप खुश होकर बैठे हो, वो यहाँ ऑलरेडी है, बट आंसर में क्या है लेस देन 0, तो के की वैल्यू लेस देन 0 नहीं हाँ लेनी है आपको, प्लस वाली वैल्यू छोड़ देनी है, तो आंसर आपका सिर्फ बी होगा की वैल्यू -1। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देना होगा इसको, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक आपको बहुत परेशान करेगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ ये कंटिन्यूटी पर डायरेक्ट बेस था, क्वेश्चन में कंटिन्यूटी प्रूव भी नहीं करना था, कंटिन्यूअस है, पीस वाइज क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्ट था, तो आप डायरेक्ट लिमिट ले लो, लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। इस पर हम लोग वीडियो और भी अलग से बनाएंगे, आजकल हम लोग एनसीईआरटी से इशू जो सीबीएसई पेपर है उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर 3 में क्या कर रहा है, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 की अगर हम बात करें तो जैसे ऑर्डर 2 का मतलब क्या हुआ, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर 2 की बात करें तो इसमें होगा क्या, A11 A12 A21 A22, ये देखो सेकंड ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकंड ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसकी वैल्यू 1 कब कब हो रही है, 1 हो रही है जब आई और जे इक्वल नहीं है, और 0 हो रही है जब आई और जे इक्वल होती है। तो आई और जे इक्वल कहाँ होता है, डायगोनल में होता है, तो डायगोनल के एलिमेंट 0 हो गए इसका मतलब, और आई और जे इक्वल कहाँ नहीं है, नॉन डायगोनल, देखो यहाँ 1 2 है, आई जे इक्वल नहीं है, 2 1 है, आई जे इक्वल नहीं है, तो यहाँ ये क्वेश्चन इस तरह से हो गया, जहां पर आई जे इक्वल नहीं है वहां वहां 1 रखना है, तो ये 1 हो गया। यहां पर लो
यहाँ पर तो इक्वल होगा, यहाँ तो 0 रखना है, यहाँ पर 0 रखना है, फिर यहाँ आपको 1 रखना है, फिर यहाँ 1 रखना है, यहाँ 0 रखना है। फिर से समझो, ये जो डायगोनल मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं i इक्वल टू जे होते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट जहाँ i और j इक्वल होता है वो तो 0 है, और जहाँ नहीं होते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट है वहाँ 1 लिखना है। ये आपकी वैल्यू हो गई a की, ये a की वैल्यू हो गई। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन a स्क्वायर मीन्स a इंटू ए, ये हो जाएगा आपका 0 1 1 0, अगेन 0 1 1 0। इसको केवल डायरेक्ट आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, इसको आप मल्टीप्लाई करो, यही पूछ रहा है इसमें a स्क्वायर। तो आप जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, ये इसको सेट करना। तो इस फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैट्रिक्स किया है उसमें इस तरह से सेटिंग दिया हुआ है कि पहले कैसे हम मैट्रिक्स बिल्ड करते हैं। और अगर आप मैट्रिक्स बिल्ड, देखो इसमें दो चीजें चेक कर रहा है, एक तो आपको मैट्रिक्स बिल्ड करने आ रहा है कि नहीं आ रहा, और दूसरा अगर आ रहा है तो क्या आपको मल्टीप्लाई करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए स्क्वायर, तो आपको जैसे पता है कि फर्स्ट रो का हम मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करते हैं, तो यहाँ पर 0 1 फर्स्ट रो हो गया, इसकी मल्टीप्लाई हम लोग फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, तो दो को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1। फिर फर्स्ट का हम सेकंड कॉलम में करेंगे, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, तो यहाँ आ जाएगा 1 0। फिर इसी तरह से हम सेकंड ले लेंगे, फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो ये हो गया 0। फिर आपका आ जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम में, तो 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, इसको ऐड करेंगे तो 1 आ जाता है। आंसर है 1 0 0 1। अब इसमें आप देख लो कि 1 0 0 1 कहाँ है, तो आप देखोगे तो 1 0 0 1 ऑप्शन डी से करेक्ट हो रहा है। तो आपने समझा, इसमें बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, ये 1 मिनट में हो जाएगा। अगर आपको बिल्ड करने आ रहा है तो 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये 1 मिनट जो बच जाएगा आपका, वह आप क्या करोगे, इसको दूसरे क्वेश्चन के समय का यूज कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो देखो ये भी एनसीईआरटी बेस्ड, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इससे जरा सा भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपको इसी तरह से आएंगे। ये थर्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर लिख लो। 4 वैल्यू ऑफ के फॉर हिज ए इज इक्वल टू K8 K2 ये जो है मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा है इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आपको यहाँ सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 हो जाती है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखो यहाँ पर, तो अगर इसका डिटरमिनेंट निकालोगे K8 2K, आपको पता है सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 होती है, अननोन वैल्यू यहाँ K है तो इज इक्वल टू 0 कर दो। सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट तो बहुत ही आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप जैसे करते हो सीधे सीधे 2k स्क्वायर माइनस 32 इक्वल टू 0, k स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो k की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 4। ठीक है, इसमें ये भी चेक कर लो k के बारे में कुछ और तो नहीं कर रहा, तो इसमें कुछ भी नहीं कर रहा, इसका आंसर सीधा आपका c है प्लस माइनस 4। ये विद इन सेकेंड आप लगा सकते हो, इसमें इतना समय लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस इतना मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, सीधा ये सब कुछ भी आपको पेन वर्क करने की जरूरत ही नहीं, सीधा यहाँ से आप देखो k इंटू 2k स्क्वायर माइनस 32, k स्क्वायर इक्वल टू 16, k इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो ये आप 10 सेकंड 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, find the interval in which the function f(x) equal to x square minus 4x plus 6 is strictly increasing। यहाँ क्वेश्चन में पहले से कह दिया है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात हो रही है, तो और आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपको पता है कंडीशन क्या होता है, f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो f डैश x लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ इंटरवल में दिया f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। फाइंड द इंटरवल, इसमें इंटरवल पूछ रहा है किस इंटरवल में होगा, तो क्या करोगे, ये इसको पहले डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ से हमारा f डैश x निकलेगा,
एफ डैश एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 2x माइनस 4, एकदम सिंपल 2x माइनस 4। अब अगर एफ डैश एक्स निकल गया तो क्या करोगे, यहाँ पर एफ डैश एक्स को हम इक्वेट कर देते हैं 0 से, इससे आपको क्या मिल जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2। एक टर्निंग पॉइंट है या क्रिटिकल पॉइंट भी आप कह सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 2, ये आप ये 2 हो गया, इधर आप प्लस इन्फिनिटी, इधर आपका माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अगर आपको वेकर मेथड नंबर लाइन रूल्स मालूम है तो आपको पता है ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है कि इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा, इस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, इंक्रीजिंग होगा। मान लो आपको नहीं पता है वेकर मेथड या ये सब नहीं मालूम है आपको, तो क्या करना है 2 से ग्रेटर क्लोज में कोई वैल्यू ले लो और देखो उस पर एफ डैश एक्स वैल्यू क्या आ रही है। जैसे हमने 2 की वैल्यू हम यहाँ पर एफ डैश 2.5 निकाल देते हैं। तो अगर एफ डैश 2.5 निकालोगे तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 2 5 माइनस 4 1, और 1 क्या आ गया ग्रेटर देन 0। तो इससे पता चल गया इस इंटरवल में 2 टू इंफिनिटी वाले इंटरवल में क्या होगा है पॉजिटिव, इधर वाले में नेगेटिव होगा। तो डिक्रीजिंग पूछता तो हम इधर जाते हैं लेफ्ट साइड में, और इंक्रीजिंग पूछ रहा है तो 2 से इंफिनिटी। तो ये आपका क्वेश्चन सीधा सीधा बहुत ही आसान क्वेश्चन 2 से इंफिनिटी। तो ये भी विद इन सेकेंड क्वेश्चन है, आप इसके लिए पेन उठाने की जरूरत आपको नहीं होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का एक आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो जो शुरू के 20 क्वेश्चन है जिसमें से 16 क्वेश्चन करने हैं, ये बहुत कठिन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, छोटे से कॉन्सेप्ट, वो भी कैसा बेसिक कॉन्सेप्ट, कोई उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इसमें कहीं भी नहीं लग रहा है, सिंपल सा आपको क्वेश्चन है। हाँ बस आपको एनसीईआरटी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और वो भी अब ऐसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो चैप्टर है, मोनोटोनिक जो चैप्टर है, उसका बेस यही है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन, देखो कितने छोटे छोटे हैं और कैसे आसानी से लग जा रहे हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। गिवन दैट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटरमिनेंट की वैल्यू दिया है -4, अब देन डिटरमिनेंट एट ज्वाइंट इज। अब देखो ये एनसीईआरटी में इसका फार्मूला दिया है, एनसीईआरटी में इसका प्रूफ भी दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी को पढ़िए उसमें आपको मिल जाएगा। तो आपको ये डायरेक्ट न तो इसमें ज्वाइंट है अलग से कुछ मैट्रिक्स दिया है न निकालना है, सीधा सीधा आपको पता है कि अगर ज्वाइंट ए का डिटरमिनेंट हम निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ज्वाइंट ए इज इक्वल टू, ये होता है डिटरमिनेंट ए पावर n-1, where n is order of matrix। तो ये क्या था, ये एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन है ये, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। और इस पर एनसीईआरटी में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिया भी हुआ है, तो आप एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है किसी भी हाल में। तो ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन इसका, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू -4 दिया है, तो ये हो गया -4, पावर में क्या हो जाएगा n-, इसका ऑर्डर क्या है 3 -1 यहाँ रख दोगे तो 2 -4 का स्क्वायर 16, इसमें ऑप्शन में देखो 16, ये ऑप्शन डी, इसको भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप एनसीईआरटी को कई बार लगाइए, एनसीईआरटी छोड़ना नहीं है। तो देखो ये सीबीएसई आपको एक हिंट दे रही है कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लाइन टू लाइन केवल एनसीईआरटी पढ़ डालिए, कोई एक्स्ट्रा बुक की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन दिया था, और ये विद इन सेकेंड, जो एक क्वेश्चन पर 2 मिनट्स है, तो 2 मिनट्स क्या, ये तो आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड में आप इसको आसानी से विदाउट यूजिंग पेन लगा सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, डिफाइन है रिलेशन यहाँ ऑलरेडी बना है 1 1 1 2 2 2 3 3, which of the following ordered pair in R shall be removed to make it an equivalence relation in A। आपको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन,
इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? जब वो रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि मान लो एक एलिमेंट ए जो दिए हुए इफेक्ट से हम लोग कंसीडर करते हैं, और अगर ए का रिलेशन ए से ही बन जाए, ए रिलेटेड टू ए, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है। ठीक है। सेकेंड क्या है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं? सिमेट्रिक में आपको पता है कि हम जब भी लेंगे कंसीडर टू एलिमेंट्स फ्रॉम गिवन सेट, ए और बी दो से ले लिया, ए का रिलेशन बी से, अगर आप बी का रिलेशन ए से शो कर दे रहे हो तो आपको सिमेट्रिक हो जाएगा। मीन्स ए रिलेशन बी इंप्लाइज दैट बी रिलेशन ए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। इसी तरह से ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो ट्रांजिटिव के लिए हमको जब भी लेना होगा, थ्री एलिमेंट कंसीडर करोगे, आपको क्या करना होगा? क्लास कंसीडर करोगे, सेट गिवन जो है ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, आपको क्या शो करना होगा? ए का रिलेशन सी से, तो ये हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। या तो कॉन्ट्रडिक्शन न पैदा हो ट्रांजिटिविटी में तो भी ट्रांजिटिव होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में आप देखो क्या कर रहा है कि क्या ऐसा रिमूव किया जाए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये आपको पहले ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए तीनों का। यहां से देखो, जैसे 1 को ध्यान से देखो, अगर 1 2 इसमें रहेगा तो 2 1 भी होना ही चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक होगा। तो सिंपल सा यहीं से दिख गया। और ऑप्शन में देखो जो भी है आंसर, वो सिंगल आंसर 1 1 है, 2 है, 1 2 है, 3 3 है। तो निश्चित है 1 2 को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 को जब ऐसे ही रिमूव कर दोगे, अगर मान लो पहले सोचो कि 1 2 को रिमूव न किया जाए, तो अगर 1 2 को रिमूव नहीं करोगे तो इसमें हर हाल में 2 1 होगा, तभी तो सिमेट्रिक होगा। और जब तक सिमेट्रिक नहीं होगा तो इक्विवेलेंस कैसे होगा? तो एकदम सिंपल तरीके से दिख गया कि 1 2 है तो हमको सिमेट्रिक नहीं बनेगा ये। तो यहाँ सिंपल क्या दिखना है? इसका आंसर है 1 2। आपको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। ये भी विद इन सेकेंड वाली क्वेश्चन है, ये सब एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब और इस पर अलग से आप जब भी कहोगे वीडियो हम बना देंगे। किसी भी टॉपिक पर आपको कुछ भी अलग से वीडियो चाहिए तो आप बताइए, हम उस पर डिटेल आपको क्वेश्चन बताएंगे। और वैसे भी हम हर एक टॉपिक का अलग से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोर्ड के लिए हम जरूर आप लोगों को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया है? दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और बीच में इक्वल का साइन है। देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी माइनस सी प्लस 2d। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बट एक कैलकुलेशन इसमें जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको इक्वेट करना पड़ेगा। आपको पता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जबकि उनके ऑर्डर सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। मतलब इसका फर्स्ट का a11 तो सेकंड का a11, फर्स्ट का a12 तो सेकंड का a12, इस तरह से सेम होना चाहिए। यहाँ क्या होगा? हम इक्वेट करेंगे। तो इक्वेट करेंगे तो कैसे इक्वेट करेंगे? देखो यहाँ 2a प्लस बी है, तो 2a प्लस बी किसके इक्वल होगा? यहाँ इक्वेट करोगे तो ये 4 के इक्वल होगा। फिर a माइनस टू बी ये -3 के इक्वल होगा। फिर 5c माइनस डी ये 11 के इक्वल होगा। और यहाँ 4c प्लस 3d ये होगा 24 की। अब देखो, इसमें भी दो प्रकार के क्वेश्चन हो सकते थे आंसर। एक तो हो सकता था कि ABCD का वैल्यू डायरेक्ट लिखा होता कि A इतना होगा, B इतना होगा, C D इतना होगा, तब तो बहुत आसान होता। आप इसमें आप रख के सेटिस्फाइड करा लेते, आसानी से इसमें रख के सेटिस्फाइड करा लेते, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर आपको क्लास 10th में जो आपको सोल्यूशन निकालने का मेथड लीनियर पेयर टू वेरिएबल का जो सोल्यूशन निकालते हैं, तो इससे a और b आपको निकालना होगा और a और b निकाल कर फिर यहाँ पुट करना होगा a प्लस बी माइनस सी प्लस 2d। है तो बहुत ही आसान, बट इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना होगा। जैसे अगर 2a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस 2b है, तो हम क्या करेंगे? एक क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा इसमें सॉल्व करके, और आप अपने से करिएगा। जैसे 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है, फिर a माइनस 2b इज इक्वल टू -3 है। यहाँ पर b है प्लस b है, तो इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8।
ये ऐसे ही रहेगा, a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। ऐड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5 है, 5 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5, सो a इज इक्वल टू 1। देखो a की वैल्यू 1 आ गई, इस a की वैल्यू हम ऊपर रख दें, a की वैल्यू 1, और a की वैल्यू 1 जब आप पुट करोगे तो ये जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस b इज इक्वल टू 4, सो b इज इक्वल टू 4 माइनस दैट इज 2। तो देखो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 आप जब निकाल लिए हो, इसी तरह c और d की, ठीक, तो c और d की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो और फिर उठा के इसमें रख दो, तो कोई ना कोई आपका चारों ऑप्शन में से एक आंसर सही होगा। तो ये आप आसानी से कर लोगे, इसमें हम टाइम नहीं लेना चाहते। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव, बट ऐसा कैलकुलेशन भी नहीं है कि बहुत हार्ड है या इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। ये तो आप 10th बेस्ड क्वेश्चन है, केवल आपको इक्वेट करना था। इसमें क्या नॉलेज था, मैट्रिक्स का क्या नॉलेज इसमें यूज हो रहा है। पहले तो आपको देखना है कि दोनों मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और इसके बीच में इक्वल का साइन है, तो निश्चित कर ही रहे हैं। आपको इक्वेट करना था, इक्वेट करके सॉल्व कर लेना था। तो मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा समय लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर आओ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि y इज इक्वल टू द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व। अच्छा एक बात ध्यान दो, यहाँ क्या कह रहा है, नॉर्मल टू दिस कर्व इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x माइनस 4y माइनस 7। ये जो नॉर्मल है, तो नॉर्मल इस लाइन पर, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो कोई भी कर्व होगा, मान लो ये कर्व है, इस पर ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल एक दूसरी लाइन है उस पर परपेंडिकुलर है। दूसरी लाइन क्या है, 3x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इस पर परपेंडिकुलर है। यहाँ आपको पता है ये इसका एक का स्लोप अगर हम m1 मान लें और एक का स्लोप अगर m2 मान लें, तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर का रूल क्या है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो ये आपको इसी बेस पर काम करना है। एक लाइन का स्लोप हो जाएगा, तो लाइन का स्लोप आप निकाल लोगे, तो यहाँ से निकालो 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 7, तो यहाँ से 4y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 7 y की वैल्यू हो गया 3/4 x माइनस 7/4। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू आ गई 3/4। किससे कंपेयर करोगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये किसका स्लोप आया, जो लाइन है उसका स्लोप आया। अब उसको आप m1 मान के चल रहे हो, m1 रहने दो, तो ये एक तरह से आपका हो गया m1। m2 कहां से निकलेगा, तो हम इस कर्व का जब स्लोप डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से सुनो, इस कर्व को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, और -1 अपॉन dy/dx करेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा। तो चलो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को y इज इक्वल टू x प्लस 1/x है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dy/dx सिंपल डिफरेंशिएशन, x का 1 1/x का -1/x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल टू x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन dy/dx, ध्यान से समझो इसको, इसका रेशिप्रोकल करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, जो dy/dx आप निकालते हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल किस रूल से निकालेंगे, वही m1 m2 इक्वल टू -1 वाले रूल से। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, इसका रेशिप्रोकल करो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि m2 इक्वल टू क्या होगा, -1/m1। यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर ऊपर जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ स्लोप क्या दिया है, 3/4। ध्यान देखो यहाँ स्लोप क्या है, 3/4। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पॉइंट निकालना है, द पॉइंट। तो इसका मतलब ये जो स्लोप आप नॉर्मल आप निकालो, ये जो स्लोप आप नॉर्मल निकाल लो, ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये परपेंडिकुलर वाला रूल लगाएंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल
इंटू स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू -1, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। फिर से समझो, ये अभी जो निकला एक्स स्क्वायर, पहले क्या निकाला, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, उसका रेसिप्रोकल करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, तो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका ए परपेंडिकुलर है इस लाइन के स्लोप पर, तो ये हो जाएगा इंटू 3/4 इज इक्वल टू -1। यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ से एक्स की वैल्यू, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 माइनस 4x स्क्वायर, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 प्लस 4x स्क्वायर की क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ गई +-2। क्वेश्चन को थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे तो क्या ऑप्शन में +-2 है कि नहीं है, ध्यान देना यहाँ पर एक चीज +-2 की बात नहीं कर रहे, यहाँ ध्यान देना है एक्स ग्रेटर देन 0, फिर से फंसाया है। अगर आप इस बात को नहीं ध्यान दोगे, एक्स ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन में कह रहा है, तो आप +-2 के चक्कर में पड़ोगे, और ऑप्शन में ध्यान से देखना यहाँ +-2 है। ठीक है, तो केवल हम क्या कंसीडर करेंगे, +2, यहां से आपको एक्स की वैल्यू केवल लेना है +2, ठीक है, और 2 रखने पर फिर y की वैल्यू देखो क्या आती है, 2 रखोगे तो यहां पर हो जाएगा 2 + 1/2, 2 2 जा 4 + 1 5/2, तो आंसर हो गया 2 और 5/2, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट। ठीक है, 2, 5/2, ध्यान से ये समझना है, नहीं तो फिर मिस्टेक ये हो जाएगा कि +-2 और 5/2 भी आप लिख सकती हो, और क्योंकि एक रॉन्ग आंसर है। कहां से फंसोगे, यहाँ एक्स ग्रेटर देन 0 पर ध्यान नहीं दोगे तो। ठीक, तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर था, ध्यान देना था, m1 × m2 = -1, और ये जो कर्व पर हमने यहाँ बताया है इसको। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप अलग से भी पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, साइन ऑफ tan इनवर्स x वेयर mod x लेस देन 1 इक्वल टू, जो tan इनवर्स x क्या होता है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा ट्रायंगल बना लो, यहाँ थीटा, tan इनवर्स x अगर थीटा होता तो यहाँ से क्या होगा, tan होता क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू x, ऐसे समझो, अगर tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा होता तो tan x इज इक्वल टू क्या होता, tan थीटा, और tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन दिस, ये x हो गया, ये 1 हो गया, पाइथागोरस लगा दो, ये √1 + x स्क्वायर, 1 + x स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए, ध्यान से देखो, tan इनवर्स x थीटा रखोगे, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा x अपॉन √1 + x स्क्वायर, नहीं ये नहीं है, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, x अपॉन √1 + x स्क्वायर। तो ये भी देखो कितना आसान है, फिर ये भी ज्यादा मेहनत की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, केवल आपको क्या करना था, tan इनवर्स x को थीटा मानना था, tan थीटा x का मतलब x/1 हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दिया, पाइथागोरस लगाकर √1 + x स्क्वायर आ गया, यहाँ से आप साइन थीटा हो जाएगा। कैसे साइन थीटा होगा, जब tan इनवर्स x को थीटा मान लिए तो ये साइन थीटा हो गया, और साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फट जाएगा, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द रिलेशन आर इन द सेट A = x belongs to Z, where Z lie between 0 to 12, इंटीजर है ये, और यहाँ दिया है R = AB such that mod A - B is a multiple of 4, then 1, स्क्वायर ब्रैकेट में जो 1 लिखा है एक्चुअली इक्विवेलेंस क्लास की बात कर रहा है, मतलब 1 से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट होंगे 0 से 12 में, ये इक्विवेलेंस क्लास का है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में आप जाओगे तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी है,
उसी का एक पार्ट है, उस पार्ट से डायरेक्ट इक्विवेलेंस क्लास लेना है। तो आपको देखना है 1 0 से 12 के बीच में, 0 से 12 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं और भी इंटीजर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये नंबर है। तो 1 से कौन कौन से रिलेट कर रहे हैं, जिसका मॉड आप डिफरेंस निकालो a माइनस बी तो 4 का मल्टीपल आ जाए। तो एक तो आपको मिल जाएगा 1 मॉड 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विच इज मल्टीपल ऑफ 4। फिर एक आ जाएगा आपका 5, देखो मॉड 1 माइनस 5 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। 1 का 5 रिलेशन इसलिए बन रहा है कि ये 4 आ गया और ये 4 का मल्टीपल है, ठीक है। फिर आपका तो क्या क्या मिला आपको, एक 1 मिला, एक 5 मिला, 6 होगा नहीं, 7 1 माइनस 7 नहीं होगा, 1 माइनस 8 भी नहीं होगा, 1 माइनस 9, 1 माइनस 9 जब लोगे तो क्या आ जाएगा, देखो मॉड 1 माइनस 9 इक्वल टू 8 और ये 4 का मल्टीपल है तो 1 मिल गया आपको 9। फिर 10, 1 माइनस 10 9 होगा और मॉड लोगे तो ये भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 ले लो। 12 लोगे तो 1 माइनस 12 ये भी 11 हो रहा है, भी नहीं होगा, 11 भी नहीं, तो कोई और नहीं होगा, सिर्फ आपका आंसर क्या बच रहा है 159। ये इसका आंसर क्या हो गया 159। केवल और केवल क्या लेना था इसमें, तो केवल ये देखना था कि 1 से कौन कौन से रिलेट कर रहे हैं, मॉड a माइनस बी निकालने पर उसका आंसर मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ करना नहीं था, ये भी बिना पेन लगाए विदाउट यूजिंग अ पेन आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी घबराने की बात नहीं है, एक दो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, लेकिन अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं इसमें भले आपको वीडियो में समय लग रहा है लेकिन वहां समय नहीं लगेगा, केवल आपको पर ध्यान देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, e पावर x प्लस e पावर y इक्वल टू e पावर x प्लस y। इसका क्या क्या पूछ रहा है, dy बाई डी एक्स। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप क्या करोगे, e पावर x प्लस e पावर y इज इक्वल टू e पावर x इंटू e पावर y ऐसे लिख दो और इन दोनों को इधर लाकर डिवीजन कर दो, दोनों में डिवीजन कर दोगे तो यहाँ लाकर डिवीजन करो तो e पावर x कैंसिल होगा, e पावर माइनस y बच जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा, e पावर y से e पावर y कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन e पावर x बचेगा, उसको ऊपर ले जाओगे तो e पावर माइनस x हो जाएगा और राइट साइड में 1, तो इसको इसमें चेंज कर लो। फिर से समझो क्या करना है, e पावर x अपॉन e पावर x e पावर y, e पावर x कैंसिल, 1 अपॉन e पावर y ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में ले जाओगे तो e पावर माइनस y। अब इसको क्या करना है, इस रूप में लिखकर डिफरेंशिएट कर लो, e पावर माइनस y का डिफरेंशिएशन माइनस e पावर माइनस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और e पावर माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस e पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा माइनस e पावर माइनस y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू e पावर माइनस एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस e पावर माइनस एक्स अपॉन e पावर माइनस y। अब देखो ऑप्शन में माइनस के साथ केवल एक ही दिख रहा है जिसमें माइनस इन्वॉल्व है। अब आप कहोगे यही सेम टू सेम कैसे आएगा, तो इस e पावर माइनस वाई को आप ऊपर ले जाओ तो माइनस e पावर माइनस एक्स इंटू ई पावर वाई, इसको लिख सकते हो माइनस e पावर y माइनस एक्स। एकदम आसान क्वेश्चन है, इतना टाइम इसमें भी लगने की जरूरत नहीं है, केवल समझाने के लिए आपको समय लग रहा है, ऐसे समय लगे नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। आइए क्वेश्चन नंबर 13। हाँ क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है गिवन दैट द मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ ऑर्डर 3 बाई n। यहाँ एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है 3 बाई n, दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसका ऑर्डर दिया है m बाई 5, ठीक है। तो कह रहा है सी का मैट्रिक्स क्या होगा, सी क्या है 5a प्लस 3b। दो मैट्रिक्स तभी ऐड होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं, तो जिस ऑर्डर का ए होगा उस ऑर्डर का बी होगा। तो ए का ऑर्डर यहाँ नंबर ऑफ रो 3 है और यहाँ नंबर ऑफ रो m है, इसका मतलब है कि इसका भी यहाँ पर m की जगह क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए,
यहाँ से सिंपल से पता चल जाएगा कि ये क्या ऑर्डर हो रहा है इसका 3/5। जो जिस ऑर्डर का ये होगा उसी ऑर्डर का ये होगा, तो इसका आंसर सिंपल था, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर हो गया 3/5। छोटा सा क्वेश्चन था ये, केवल बेसिक नॉलेज पर था कि आपको ऑर्डर की जानकारी है कि नहीं है। याद रखो इस बात को, फिर से आप समझो। यहाँ ऑर्डर दिया था 3/n, यहाँ ऑर्डर दिया था m/5। दो सी क्या था 5a + 3b। दोनों दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी संभव होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो ये देखो यहाँ 3 है और यहाँ m है, तो इसका मतलब m भी क्या होना चाहिए 3, और इसका सेकंड तो ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, तो 3/5। तो अगर 3/5 है तो ये भी 3/5 होगा, तो सी भी 3/5 होगा। ये सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। इसमें कह रहा है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है d2/dx। तो यहाँ आप देख लो, पहले एक बार डिफरेंशिएट कर दो, कितना आसान सा क्वेश्चन है। 5 cos x - 5 sin x हो जाएगा। फिर से देखो dy/dx = 5 cos x, तो -5 sin x, -3 sin का डिफरेंशिएशन cos x, -3 cos x। एक बार और डिफरेंशिएट करना है, d2y/x² निकालना है, तो फिर से कर दो। साइन का cos हो जाएगा -5 cos x, और cos का माइनस होता है साइन, तो +3 sin x। ये आंसर कितना आसान आ गया। अब देखिए जो आया वो आंसर इसमें लिखा नहीं है, y के टर्म में है। यहाँ आया क्या -5 cos x + 3 sin x। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 5 cos x - 3 sin x, और यही y है। अगर देखो ध्यान से तो यही क्या है y है, तो ये हो जाएगा -y। तो ये कितना आसान सा क्वेश्चन है, तो इसमें भी ज्यादा आपको समय लगना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। यस, 15 में क्या करना है, फाइंड फॉर मैट्रिक्स एडजॉइंट ए डैश निकालना। अगर सेकंड ऑर्डर का एडजॉइंट है, देखो इसको आपको ए बी डी सेकंड ऑर्डर का एडजॉइंट आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, कुछ करना नहीं है। इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज, और इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं, ये ज्वाइंट फॉर्म निकल जाता है। साइन चेंज, आपको कोफैक्टर और कोफैक्टर निकालकर फिर उसका ट्रांसपोज बनाकर ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है 2 5 - 11 7। तो क्या करो एडजॉइंट कैसे निकलेगा, इन दोनों को पहले क्या करोगे इंटरचेंज कर दोगे। तो यहाँ आ जाओ एडजॉइंट ए, क्या करोगे 7 और 2 का प्लेस आपस में चेंज कर दो, यहाँ 7 हो गया, यहाँ और यहाँ 2 हो गया। इन दोनों का साइन चेंज करना, तो ये -5 और फिर +11 हो जाएगा। ये आ गया एडजॉइंट के फट से। और फिर इसके बाद क्या करा इसका ट्रांसपोज, मतलब इसका रो को कॉलम में लिखना। तो फर्स्ट रो हो जाएगा, जब आप एडजॉइंट ए ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 7 - 5 फिर 1 2। 7 - 5 नहीं है, ये है 11 है। एक मिनट, यहाँ 11 बना दो, यहाँ 11, तो ये 11, तो कौन सा ऑप्शन रहा, देखो 7 11 - 5 2, 7 11 - 5 2, ऑप्शन सी। कितना आसान सा क्वेश्चन था, तो एकदम बेसिक, कहीं कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं हो रही इसमें। ठीक है, क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज करो, किसको ए और डी को इससे इंटरचेंज कर देंगे, और बी और सी का साइन चेंज कर देंगे, ज्वाइंट ए तुरंत निकल जाता है। फिर उसका ट्रांसपोज ले लो, मतलब ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में सेट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 में क्या था, द पॉइंट इन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू y एक्सिस। अगर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस हो, देखो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, तो dy/dx = 0। टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, बेसिक नॉलेज पर है, dy/dx क्या होता है, स्लोप 0 हो जाता है एट द गिवन पॉइंट, जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट पे ये 0 हो जाएगा। और टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, तो क्या होगा dx/dy एट द गिवन पॉइंट = 0। तो सिंपल इसमें क्या करा क्वेश्चन, करा टेंजेंट आर पैरेलल टू y एक्सिस,
इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन है ये। डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर बाई 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 है, तो ये जाएगा 2y बाई 16 dy बाई dx इज इक्वल टू 0। यहां से हम इसको कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा y बाई 8 dy बाई dx इज इक्वल टू -2 बाई 9x। अगर इसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू y, यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू -2 -16 x अपॉन 9y। हमको क्या करना है, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस है तो dx अपॉन dy इक्वल टू 0, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, dx अपॉन dy को 0 से इक्वेट करना है, तो ये जाएगा 9y बाई -16x इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्या मिल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y की वैल्यू 0 और ये y की वैल्यू 0 उठाकर आप यहाँ रख दो। तो जब वहां आप रखोगे तो y वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, टर्म ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो प्लस माइनस 3 एक पॉइंट हो गया, एब्सिसा हो गया, ऑर्डिनेट आपका इज इक्वल टू 0 है, तो ऑप्शन आपका होगा ये प्लस -3 0, एक्स की वैल्यू प्लस -3 और y की वैल्यू 0, ये ऑप्शन होगा आपका। यहाँ गलत लग गया है, ये आपका ऑप्शन होगा प्लस -3 0। तो इसका आंसर सी हो गया। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन नंबर 17, इसमें दिया है सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 3 और यहां लगा हुआ है ai2 कैपिटल ai2। तो i की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। तो अगर पहले 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a12 और यहाँ भी a12, फिर प्लस लगाएंगे, फिर i की जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा a22, फिर प्लस लगाएंगे, फिर i की जगह 3 रखेंगे, ये हो जाएगा a32 a32। तो देखो ए, यहाँ ये एक प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट में आपको ये पढ़ाया गया है कि अगर यहाँ देखो पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें इसका ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ये, और उसी का करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है ये, जो एलिमेंट ले रहे हैं उसी का करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है। फिर यहाँ देखो a22 तो यहाँ भी a22 है, यहाँ a32 है, यहाँ a32 है। तो जिस रो या कॉलम का हम एलिमेंट लेते हैं और उसी का करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लेते हैं, तो ये किसमें आएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। इस तरह से देखो पहले यहां से a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। पहले हम एलिमेंट देखें कहां कहां से है। एक है a12, फिर दूसरा है a22, फिर देखो एक तीसरा है a32। तो क्या हुआ, सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, उसी का करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है, करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है। तो आपको ये बताया गया है कि जो भी रो लो या जो भी कॉलम लो और उसी का करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लेकर उसका ऐड करो तो वह की वैल्यू डिटरमिनेंट इक्वल आती है। मतलब ये जो आंसर होगा इसका वो होगा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए, ये जो रिजल्ट है इसका आंसर होगा डिटरमिनेंट ए। और यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी डिटरमिनेंट ए की वैल्यू -7 दिया हुआ है, तो ये आंसर हो गया -7। अब देखो इस क्वेश्चन का क्या पूछना चाह रहा है, क्या आपको ये प्रॉपर्टी मालूम है कि नहीं, बस इस पर, उसमें न तो पेन उठाने की जरूरत है और न पेपर पर कोई वर्क है, केवल आपको ये प्रॉपर्टी अगर पता है तो आप इसको अपने मन में ही सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था।
केवल इसमें हमें समझाने के लिए आपको समझ लिया, तो ये तो 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू log cos e पावर x। ये चेन रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है, चेन रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करोगे? देखो dy बाई डी एक्स, सबसे पहले हम आउटर से स्टार्ट करते हैं, मतलब लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले log का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। एक्स की जगह पर क्या है? cos e पावर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos e पावर एक्स। फिर हम क्या करेंगे? cos का डिफरेंशिएशन करेंगे आउटर से, इधर से हम लोग अंदर चलते हैं। cos का हो जाएगा माइनस साइन e पावर एक्स, और फिर e पावर एक्स का अलग से कर देंगे, e पावर एक्स का e पावर एक्स। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर ये आंसर नहीं दिख रहा है तो देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लग रही है? e पावर एक्स ऊपर रहेगा और साइन अपॉन cos tan होता है, तो इसका फाइनल आंसर लिख सकते हो माइनस e पावर एक्स tan e पावर एक्स। तो माइनस e पावर एक्स tan e पावर एक्स, ये क्वेश्चन नंबर डी हो गया। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो बेसिक नॉलेज है इसमें। आपको डिफरेंशिएशन वो भी चेन रूल, वो भी चेन रूल में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, based on the given shaded region as the feasible region in the graph, at which points the objective function z is equal to 3x plus 9y is maximum। किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा? वैसे तो हम लोग देखो ये फिजिबल रीजन, ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये सारा फिजिबल रीजन है, और ये सारे जो कॉर्नर पॉइंट दिख रहे हैं इसके, जैसे 0 20 15 15 5 5 और यहाँ पर 0 10, मतलब ए बी सी डी, ये फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट है। इसी पर मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है, ये सारे जो पॉइंट होते हैं। तो अगर हमको क्या करना होगा, ये सारे पॉइंट उठाकर इसमें रख देना है। जैसे 0 20 रख दो, 15 15 रख दो, फिर 5 5 रख दो और 0 10 रख दो, और देख लो किस पर मैक्सिमम मिल रहा है। तो अगर तुम इसको रखोगे 0 20 रखोगे तो 180, इस पर आपका आंसर 180 आ रहा है। फिर आपका एक क्वेश्चन है 0 10, 0 10 रखोगे तो इस पर आंसर आपका आएगा 90 आएगा, 0 रखोगे और 10 रखोगे। फिर दूसरा पॉइंट है 5 5, तो 5 3 जा 15 और 5 9 जा 45, तो ये हो जाएगा 60। और एक पॉइंट यहाँ बचा सी, सी को रखोगे यहाँ तो 15 इंटू 3 45, 15 इंटू 9 135, ऐड करोगे तो फिर तुम्हारा यहाँ पर भी 180 आ रहा। तो 180 कहाँ का आया? 180 देखो इस लाइन पर यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसको देखना होगा। बेस्ड ऑन द गिवन शेडेड रीजन एज द फिजिबल रीजन इन द ग्राफ एट व्हिच पॉइंट्स, पॉइंट आर पॉइंट्स दोनों की बात कर रहा है, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y इज मैक्सिमम। अब इसमें ऑप्शन देखो, एक तो तुम्हारा आंसर सी हो रहा है और डी है, तो देखो यहाँ पर बी दिया तो है नहीं, सी अकेले नहीं है क्योंकि सी के साथ फिर डी लेना पड़ेगा, तो यह अकेले सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ डी अलग से दिया है, आंसर एक ही सही होगा। तो अब तो न तो अकेले सी होगा न तो अकेले डी होगा। ऑप्शन चौथा देखो, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सीक्वेंस सी डी। अब सी डी लाइन जो ये पूरी लाइन दिख रही है तुमको यहाँ से यहाँ तक, सी डी लाइन में एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट सी डी, यहाँ सी डी पर जितने भी पॉइंट है सब मैक्सिमम होंगे, सब इसकी मैक्सिमम वैल्यू देंगे, तो यही आपका एक आंसर बचा। इस पर सी और डी मैक्सिमम दे भी रहा था, तो ऑप्शन बहुत केयरफुली रीड करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपको आंसर गलत हो जाएगा, आता हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 20, द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2 cos x प्लस x इन द क्लोज इंटरवल। जब भी क्वेश्चन में क्लोज इंटरवल हो जाए, जब भी क्वेश्चन में क्लोज इंटरवल हो और मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन हो, मैक्सिमा मिनिमा पर बेस्ड क्वेश्चन हो, तो आप समझ लो ये ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात कर रहा है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा के क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको एक टर्निंग पॉइंट चाहिए और दोनों एक्सट्रीम पॉइंट जो लेफ्ट के सबसे पहले पॉइंट और राइट का पॉइंट, उस पर आपको चेक करना होगा। तो सबसे पहला काम इसका डिफरेंशिएट कर दो, ये f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 sin x प्लस 1। आपको पता है इसको किससे इक्वेट करना है? 0 से, तो ये हो जाएगा sin x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, इंटरवल दिया 0 से π/2, तो इसके बाहर जाना नहीं है, तो साइन यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 कब होता? 30 डिग्री, मतलब π/6 पर। तो आपके पास यहाँ पर चेक करने के लिए 3 पॉइंट होंगे, ध्यान दो।
हमको लोकल मैक्सिमा होता तो इसी पाई बाय 6 पर चेक करते, लेकिन ये लोकल मैक्सिमा का क्वेश्चन नहीं है, ये ग्लोबल मैक्सिमा कह सकते हो या एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात कर रहा। तो इसमें 3 पॉइंट हमको मिल गए, ये 0, एक पाई बाय 6, एक पाई बाय 2। हमको फंक्शन की वैल्यू तीनों पर चेक करना होगा। तो पहले हम एफ 0 निकाल लेते हैं। कहाँ रखेंगे? मदर फंक्शन में। मदर फंक्शन कहाँ है? ये है एफ 0। 2 cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, और यहाँ पर x की जगह 0 रखोगे तो 2 cos 0, मतलब यहाँ से एफ 0 की वैल्यू 2 आ गई। फिर आ जाओ एफ पाई बाई 6 निकालो। एफ पाई बाई 6 रखोगे तो हो जाएगा 2 cos पाई बाई 3, cos 60, 1/2 प्लस x की जगह पर क्या हो जाएगा आपका? पाई बाई 6 रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ x की जगह आपको पाई बाई 6 रखना है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 cos पाई बाई 6, 2 cos 30। तो 30 की वैल्यू यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ √3/2 आएगा, करेक्ट कर दे रहे हैं, ये √3/2 होगा। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया? पाई बाई 6 प्लस √3, और ये ऑप्शन में दिख रहा है। फिर आ जाओ, दूसरा है एफ पाई बाई 2। तो एफ पाई बाई 2 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0, तो 2 × 0 प्लस पाई बाई 2। इसका आंसर क्या आ गया? पाई बाई 2। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? लीस्ट वैल्यू, जो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। देखो यहां से अब आपको निकालना पड़ेगा सबसे छोटी वैल्यू। यहाँ 2 आया, पाई बाई 6 का मतलब हो गया 3.14/6, 6 5 जा 0.5 अप्रोक्सीमेटली हो गया, प्लस √3 की वैल्यू 1.73 अप्रोक्सीमेटली। इसको ऐड करके देखो, ये मोर देन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन 2 हो गया। फिर यहाँ पाई बाई 2 है, ये हो जाएगा 3.14/2। इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ से 2 7 जा 14, 1.57। तो लीस्ट वैल्यू जो दिख रही है तुमको पाई बाई 2 पर दिख रही है, क्योंकि एक वैल्यू 2 आई है, ठीक है, और एक वैल्यू मोर देन 2 आ रही है, तो और एक वैल्यू आ रही है 1.57 अप्रोक्सीमेटली। तो जो सबसे छोटी वैल्यू है वो पाई बाई 2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है लिस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल। क्या हो रहा है? यही इसी एफ पाई बाई 2 पर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है पाई बाई 2। ध्यान दो, इसका आंसर क्या आ रहा है? पाई बाई 2। यही आंसर हो जाएगा इसका, पाई बाई 2। ये सबसे लिस्ट वैल्यू है। तो ये पूरा सेक्शन ए के क्वेश्चन हो गए। सेक्शन बी के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम सेक्शन बी भी डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं उसमें ये देखा जा रहा है क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल नहीं है, केवल बेसिक, आपको जो बेसिक रूल है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं या एनसीईआरटी बेस्ड हैं। कहीं भी एक्स्ट्रा इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आया है और ना आएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। कमेंट में आप कुछ कहना चाहें तो आप जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं। ओके, गुड बाय।